नई बहू का पहला करवा चौथ। ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी आप? मैं उस भिखारन लड़की को बिल्कुल भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। देख सीमा, कोई भी व्यक्ति रंग रूप दौलत शोहरत से महान नहीं होता, और वैसे भी वो लड़की तुम्हारे ससुर जी की दोस्त की पोती है। अब तो वो रहे नहीं हमारे बीच में। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अपने पोते का विवाह अपने दोस्त की पोती से करवाएंगे। काव्या बहुत ही गुणवान और संस्कारी लड़की है, वो हमारे अजय को बहुत खुश रखेगी। काव्या बहुत ही गरीब परिवार से थी। काव्या के माँ पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसे उसके दादा दादी ने ही पाला था। काव्या ने पूरे घर को संभाल रखा था। देख बेटी, तेरे माँ बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं है, तेरी सारी जिम्मेदारी हमारे पर है। हाँ बेटी, हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है मेरे दोस्त के पोते के साथ। बहुत अमीर परिवार है, वहां तू बहुत खुश रहेगी बेटा। हाँ माँ, अब बिल्कुल सही कह रही हो। काव्या बेटी मुझे भी बहुत अच्छी लगी। हम हमारे अजय का विवाह काव्या से ही कराएंगे। सीमा की सास कमला और उसके पति महेश की जिद के आगे सीमा और उसके बेटे अजय को भी झुकना पड़ता है। अजय और काव्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन के बाद अजय की शादी काव्या से हो जाती है। शादी वाले दिन मंडप के सामने दो औरतें सीमा का मजाक उड़ाने लगती हैं। बड़ी कहती थी सीमा कि अजय मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके लिए पढ़ी लिखी मॉडर्न दुल्हन लाऊंगी। बहन, सुना है बड़े गरीब परिवार से है सीमा बहू तो। फिर वो दोनों ठहाके मार के हंसने लगती हैं। शादी कर काव्या घर आ जाती है तो सीमा ने बेमन से उसका गृह प्रवेश किया। फिर शादी के अगले दिन नई नवेली दुल्हन काव्या अपने पति के लिए चाय लेकर आई। जी सुनिए, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अजय नींद से जागता है और चाय पीने लगता है कि तभी काव्या उससे कहती है, अरे ये क्या जी, कम से कम कुल्ला तो कर लीजिए, ऐसे ही चाय पियेंगे क्या? ओह, तो अब ये गांव से आई गवार मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ले जा इसे, नहीं चाहिए तेरी चाय। गुस्से में अजय ने वो चाय फेंक दी और वो बाथरूम में चला गया। अजय के ऐसे बर्ताव से काव्या की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसू पोंछते हुए काव्या ने वो फर्श साफ किया और टूटा हुआ कप उठाने लगी तो उसका हाथ कट गया, जिससे खून बहने लगा। किसी तरह अपने दर्द को छुपाती और आंसू पोंछते हुए वो रसोई में गई, जहां उसकी सास ने उससे कहा, अरे ओ, क्या सुबह सुबह यहाँ वहाँ टहल रही है? तेरी चाय नहीं बनी क्या अभी तक? माँ जी, बस चाय तैयार है, आप बाथरूम में थी इसलिए नहीं लाई कि कहीं ठंडी ना हो जाए। आप बाहर चलिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्या, तूने तो चाय एकदम काली बनाई है, इसमें थोड़ा दूध डाल कर दे मुझे। तुम गरीबों के घर में पीते होंगे ये कम दूध वाली चाय, हम अमीरों के यहाँ ऐसा नहीं चलता, समझी? अरे क्यों बहू को डांट रही है? अरे ये क्या बेटा, तेरे हाथ से खून बह रहा है। दादी, वो कप टूट गया था तो उसे उठाते हुए थोड़ी चोट लग गई। बेटा ध्यान से काम किया कर, ला पहले इस पर मरहम लगा दे। नई बहू की शुरुआत तानों से हुई। सिर्फ कमला दादी और महेश ही काव्या के साथ अच्छे से बात करते थे। सीमा तो उसे हर समय ताने ही मारती रहती थी। क्या हुआ कमबख्त, अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? सच में ये गवार भी ना एकदम निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। माफ करना माँ जी, वो करवा चौथ आने वाला है ना, तो उसी की खरीदारी करने के लिए बाजार गई थी और लौटने में देर हो गई, जिस कारण खाना आज थोड़ी देर से बना है। हाँ, जैसे तेरी जैसी मनहूस की वजह से ही मेरे बेटे की जिंदगी टिकी हुई है। तू ना होती तो ना जाने उसका क्या होता, है ना? तभी ऑफिस से थका हारा अजय घर पहुंचता है। सुनिए जी, आज आपने बड़ी देर कर दी ऑफिस से आने में। ऑफिस में ढेरों काम रहते हैं, देर हो जाती है। अब क्या मुझे हर बात का जवाब देना होगा क्या तुम्हें? जी वो क्या है ना, कल मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है, अगर आप जल्दी लौट आएंगे तो ठीक रहेगा। ओफो, करवा चौथ नहीं हो गया, आफत हो गई। देख नहीं रही मेरा बेटा कितना थका हारा ऑफिस से आया है? जा पहले जा, उसके लिए चाय लेकर आ। काव्या अजय के लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। उसके जाने के बाद सीमा उससे कहती है, बेटा वैसे ना मुझे भी कल करवा चौथ के लिए कुछ सामान लेना है, तो मुझे थोड़ी शॉपिंग करा दे। हाँ माँ ठीक है, अभी तो मार्केट खुली रहेगी देर तक, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। कुछ देर के बाद अजय सीमा को लेकर अपनी कार से बाजार की तरफ निकल पड़ता है।
न जाने किस चुड़ैल को लाकर इन्होंने ना मेरे बच्चे के गले में बांध दिया इसे। सच में माँ, पिताजी की बात मानकर ना मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। तू फिक्र मत कर मेरे बेटे, इस चुड़ैल को इस घर से निकाल कर बाहर करूंगी और तेरे लिए ना एक सुंदर सी दुल्हन लेकर आऊंगी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बात करते करते अजय का ध्यान सड़क से हट गया और वो अपनी माँ की तरफ देखने लगा कि तभी अचानक से सीमा चिल्लाई, बेटा सामने देख। सामने से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। हड़बड़ाहट में अजय ने अपनी कार घुमाई और नतीजा ये हुआ कि तेज रफ्तार कार तो बच निकली, लेकिन अजय की कार सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। अजय कार का शीशा तोड़ते हुए सड़क पर जा गिरा और उसके सर से काफी खून बहने लगा। ये खबर मिलते ही काव्या महेश के साथ अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? आप मेरे सुहाग को बचा लीजिए ना डॉक्टर साहब। कल मेरा पहला करवा चौथ है, आप मेरे पति की जान बचाइए डॉक्टर साहब। इनके सर पर बड़ी ही गहरी चोट आई है। इनके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। यूं समझ लीजिए कि इनके पास बस कुछ ही घंटे का समय बाकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। काव्या रोते हुए घर जाती है और देवी माँ की मूर्ति के सामने जाती है। अगर मेरी भक्ति और श्रद्धा में जरा भी विश्वास है तो देवी माँ आप मेरा सुहाग मुझे लौटा दे, और जब तक ये होश में नहीं आएंगे मैं अन्न का दाना तक नहीं खाऊंगी और ना ही जल ग्रहण करूंगी। आधी रात हो चुकी थी। काव्या करवा चौथ का व्रत शुरू करती है। वो देवी माँ की मूर्ति के आगे बैठकर लगातार अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही थी। हे देवी माँ, आज मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। माँ, मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत कर रही हूँ। माँ, मेरे इस व्रत को सफल बनाना। माँ, मेरे इस व्रत को सफल बनाना। काव्या पूरी निष्ठा से बिना जल ग्रहण किए वो व्रत रखती है। फिर शाम को करवा चौथ की कथा पढ़ती है और पूजा करती है और फिर सूरज को जल अर्पण करती है। पिताजी, इनको होश आया क्या? पर काव्या को कोई खुशखबरी नहीं मिलती। फिर काव्या नंगे पैर ही मंदिर जाती है और जोर जोर से मंदिर की घंटी बजाने लगती है। माँ, माँ, आज तुझे मेरी सुननी होगी। माँ, आज तुझे मेरा सुहाग मुझे लौटाना होगा। उधर अस्पताल में अचानक से अजय का दिमाग काम करने लगता है और वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। ये चमत्कार देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। अमेजिंग, मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी को मौत के मुंह से लौटते हुए देखा है। ये सब देखकर महेश और सीमा भी बड़े खुश हो जाते हैं। सीमा के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। अस्पताल के सामने बने उस मंदिर में सीमा आती है। बहू, माँ ने तेरा व्रत सफल कर दिया। बहू, देवी माँ ने तुझे तेरा सुहाग लौटा दिया। मुझे माफ कर दे बेटी। आज तेरी भक्ति और निष्ठा की वजह से ही मेरा अजय होश में आ पाया है। ये सुनकर काव्या बहुत खुश होती है और वो भागते हुए अस्पताल पहुंचती है। अजय ने आंखें खोली तो सामने उसकी माँ, पिताजी और उसकी पत्नी खड़ी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरा बेटा सही सलामत है। ये सब तेरी भक्ति के करवा चौथ के व्रत से हुआ है बेटी। पिताजी, अब ये सब बातें बंद भी करिए आप। मेरे नसीब में था इसलिए मैं बच गया। इसमें किसी के व्रत का क्या लेना देना पिताजी। आज से पहले मैं भी यही सोचती थी बेटा, लेकिन अब समझ में आ गया है कि जो शक्ति मेरी बहू की भक्ति और श्रद्धा में है वो किसी और में नहीं। आज इसी के करवा चौथ के व्रत के कारण, इसकी पूजा के कारण तू बच पाया है बेटा, नहीं तो डॉक्टरों ने तो कब का जवाब दे दिया था। हाँ बेटा, आज तू सिर्फ काव्या के करवा चौथ के व्रत की वजह से ही बच पाया है। इसने भी सावित्री की तरह यमराज से तेरे प्राण बचाए हैं बेटा। ये सुनकर अजय बहुत ही भावुक हो जाता है और वो अपनी गलती की माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो काव्या, जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। करवा माँ, दुर्गा माँ की कृपा से मेरा सुहाग बच गया, यही मेरे लिए काफी है। मेरे लिए तो मेरा करवा चौथ का व्रत सफल हो गया है।
फिर अस्पताल में ही काव्या ने अजय को छलनी से देखा और अपना व्रत खोला। अजय ने उसे पानी पिलाया। इस तरह उसने अपना व्रत खोला और कुछ दिनों में अजय पूरी तरह से ठीक हो गया और वो घर आ गया। काव्या ने उसकी और सीमा की खूब सेवा की। अब दोनों ने भी काव्या को दिल से अपना लिया था। ये कहानी दो सगी बहनों रूपा और गीता की है। रूपा ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। चंदन के जाने के बाद शांति पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। रूपा बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ की मदद करने के लिए अपना स्कूल छोड़ देती है और अपनी बहन गीता को आगे पढ़ाती है। रूपा स्कूल के समय से ही अपने खाली समय में सिलाई करती थी और गांव की बहुत सी महिलाएं उससे सूट और साड़ी के ब्लाउज बनवाया करती थी। इसलिए रूपा अब पूरा दिन सिलाई करती और पैसे कमाती थी। गीता, ये लो पैसे, अपने कॉलेज की फीस भर देना। ओ दीदी, थैंक यू सो मच। मुझे ना इस महीने की 10 तारीख से पहले ही अपनी फीस जमा करवानी थी। आपको सब याद रहता है, मैं तो भूल ही गई थी। और रूपा अपनी माँ को भी कुछ पैसे देती है जिससे घर का राशन आ सके। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन, माँ, मेरी कॉलेज का एक लड़का है, वो ना बहुत अमीर घर से है और हम दोनों ना शादी करना चाहते हैं। अच्छा, अगर लड़का और घर वाले अच्छे हैं तो उनके घर वालों से बात कर लेते हैं। माँ, अंगद के घर में कोई नहीं है, वो अकेले रहता है। शांति को जब ये पता चलता है कि घर में कोई बड़ा नहीं है जो बच्चों को गलती करने पर डांट सके, तो उसका मन नहीं मानता। लेकिन बेटी के प्यार के आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। कुछ समय के बाद रूपा के लिए भी एक रिश्ता आता है। सूरज एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। दोनों बहनों की शादी हो जाती है। अब गीता एक बहुत बड़े घर की बहू थी। वहीं रूपा के ससुराल वाले साधारण परिवार वाले थे और रूपा घर का सारा काम खुद देखती थी और जो समय बचता था उसमें सिलाई बुनाई करके वो कुछ पैसे कमाकर अपने पति की भी मदद किया करती थी। एक दिन शांति को गीता का फोन आता है। कैसी है गीता बेटा, कितना समय हो गया, कितने समय बाद फोन किया है। माँ, क्या बताऊं, इतना बिजी होती हूँ ना, आपको कॉल करने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा, वो ना मैंने इसलिए कॉल किया था, मुझे रूपा दीदी का नंबर चाहिए था, मुझे उनसे कुछ काम था। अच्छा है, मैं उसका नंबर देती हूँ। शांति गीता को रूपा का नंबर दे देती है। बेटा, शादी के बाद से तो तुम हमें भूल ही गई हो। वो तो रूपा ही है जो हर दूसरे दिन मुझसे मिलने आ जाती है। अरे माँ, तुम तो जानती हो ना, इतना बड़ा घर छोड़ के मैं नहीं आ सकती। घर में इतने काम वाले हैं, पता नहीं क्या चुरा कर ले जाएंगे, और इनको ऑफिस में काम भी होता है, और वैसे भी आपके वहां तो एसी भी नहीं है। अब मुझे ना बिना एसी के सोने की आदत नहीं है। अच्छा, मैं अभी रखती हूँ। अच्छा सुन तो। तभी दूसरी तरफ से फोन कट जाता है। शांति समझ जाती है कि उसकी बेटी पर अमीरी का रंग चढ़ गया है और वो अपनी माँ से उसका हाल तक नहीं पूछती। रूपा, ये लो कुछ पैसे, इससे तुम अपने व्रत के लिए पूजा का सामान ले आना। मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। क्या करूं, कंपनी बंद होने के बाद कहीं और काम ही नहीं मिल रहा। अरे, इतने पैसे बहुत हैं, पूजा का सामान ही तो लाना है, इतने में हो जाएगा जी। आप मेरे साथ हो, मेरा इतना ध्यान रखते हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप चिंता मत करो, ये बुरा समय भी ना निकल जाएगा, देखना आपको जल्दी ही काम मिल जाएगा। तभी गीता रूपा को फोन करती है। अरे गीता, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल गई हो। अरे, वो 3 दिन के बाद करवा चौथ का व्रत है ना दीदी, मुझे ना व्रत के लिए साड़ी का ब्लाउज बनवाना था और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी बनवाना है। वो मेरी फ्रेंड ना एक नया डिजाइन देखकर आई है, तो ना हम सबको एक जैसा डिजाइन चाहिए। तुम एक काम करना ना, तुम आ जाओगी क्या यहाँ पर, और तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे।
हाँ हाँ गीता, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी, तो चिंता मत कर। मैंने बोला था ना आपको कि सब ठीक हो जाएगा। गीता का फोन आया था, उसकी फ्रेंड्स और उसे ब्लाउज बनवाने हैं। देखो, भगवान ने काम भी भेज दिया। देखना अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रूपा समय से गीता के बड़े से बंगले में जाती है। अरे वाह, गीता का घर तो बहुत सुंदर है। रूपा देखो, मेरी फ्रेंड्स ना बहुत अमीर हैं, तो ना तुम उनके सामने ये मत बताना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने बोला है कि मैंने एक टेलर वाली को बुलाया है। रूपा को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तुम्हें कुछ खाना है तो मैं वेटर से मंगवा दूं क्या? नहीं नहीं, मैं घर से खाकर आई हूँ। कुछ ही देर में गीता की अमीर फ्रेंड्स भी वहां आ जाती हैं। रूपा जल्दी जल्दी सबके ब्लाउज बनाती है। अरे गीता, तुम्हारी टेलर तो बहुत टैलेंट वाली है। देखो तो, यहाँ के बड़े बड़े डिजाइनर तो वो ब्लाउज नहीं बना सके, और इसने कितनी जल्दी बना दिया। शाम को गीता की सब फ्रेंड्स चली जाती हैं। रूपा, अभी तुम भी अपने घर चले जाओ, क्योंकि ना मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। तुम कल दोपहर में पैसे ले जाना। रूपा सुबह से काम में लगी थी और गीता ने उसे चाय भी नहीं पिलाई। अगले दिन व्रत था। सब सुहागनें अच्छे से सजी हुई थी। रूपा भी अपनी शादी का लहंगा पहनती है और करवा माता की पूजा करती है। रात को चांद निकल आता है। रूपा चांद को देखकर व्रत खोलती है और सूरज रूपा को पानी पिलाता है। सुनो जी, मैं गीता के घर जा रही हूँ और गीता को ना पूजा का प्रसाद भी दे दूंगी। रूपा प्रसाद लेकर गीता के घर पहुँचती है और गीता उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी। अरे गीता, क्या हुआ? खाना खाने के बाद भी तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अंगद अभी तक नहीं आया। क्या? अभी तक नहीं आया? तूने उसे फोन करके पूछा कि वो कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रही दीदी वो। तभी गीता के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मैंने दूसरी शादी कर ली है और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मैसेज पढ़ते ही गीता की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। क्या हुआ? किसका मैसेज है? रूपा जब मैसेज पढ़ती है तो उसको अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लगता है। मुझे पहले से पता था कि उनके बीच कुछ चल रहा था। शादी के बाद से अंगद ने कभी मुझे समय नहीं दिया। शादी के बाद तो बस मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया और खुद रात भर बाहर रहता था। जब मैं पूछती थी तो मुझे मारने को दौड़ता था। तुम बहुत खुशकिस्मत हो दीदी, जो तुम्हारे पति का तुमको प्यार मिला है। गीता सही कह रही थी। एक सुहागन औरत के लिए उसके पति का प्यार ही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है।